नमस्ते। स्टार्ट करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड से। तो रिटेलर्स का फेवरेट स्टॉक है, जैसा हमने पास्ट में देखा। अशोक सूटा जी हैं जिनके नाम पर ये पूरे रिटेल ने खरीद लिया है और रिटेल ही इसको डोमिनेट कर रहा है। इसका प्राइस काफी बूम हो गया था पास्ट में और वो रिटेल की वजह से ज्यादातर दिख रहा था, क्योंकि अशोक सूटा जी जो है उनका जो हिस्ट्री है वो बहुत अच्छा है। विप्रो में वो सीईओ रहे, उसके बाद उन्होंने जो माइंट्री है उसको आउट ऑफ स्क्रैच उन्होंने पूरा बिल्ड किया और उसके बाद उन्होंने जब वो लार्ज कैप हो गया माइंट्री, उसके बाद से रिटेलर्स को काफी कॉन्फिडेंस था कि कोई भी अगर ये नई कंपनी बनाते हैं तो वहां पर इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा और वहीं से कुछ ना कुछ नए इनोवेशन करेंगे। और एआई है और सॉफ्टवेयर रिलेटेड बिजनेस है तो वो बहुत अच्छे से ग्रो होता है, बहुत स्पीड में ग्रो होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कैपिटल इतना नहीं चाहिए होता है सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, क्योंकि हार्डवेयर में मेनली रॉ मटेरियल के प्राइसेस और वो सब ज्यादा डिपेंड करता है रेदर देन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में इनपुट कॉस्ट इतना नहीं होता है, जस्ट आईटी एम्प्लॉयज होते हैं और बेसिक सा कोई बिल्डिंग हो या फिर वर्क फ्रॉम होम हो, उस तरह से काम चलता है। और वहीं पर वो जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अपने टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन बनाते हैं, उनको कंपनीज को सेल करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं एक बार इनका डिजिटल रेवेन्यू कैसे कैसे आता है। तो 41% जो रेवेन्यू है वो आता है डिजिटल इंफ्रा से और क्लाउड कंप्यूटिंग से। इसके अलावा 21.6% रेवेन्यू इनका आता है SaaS सेस से। इसके अलावा अगर हम 8.7% देखें तो वो रेवेन्यू आता है सिक्योरिटी रिलेटेड जो इनके सॉफ्टवेयर होते हैं वहां से। इसके अलावा जो 14.4% रेवेन्यू आता है वो आता है इनका एआई से, एनालिटिक्स से। इसके अलावा 11% जो इनका रेवेन्यू है वो आता है आईओटी से। इसके अलावा 3.4% बाकी अदर जो काम करते हैं उससे आता है। इसके अलावा समझते हैं कि इनका बिजनेस कहाँ है, रेवेन्यू कौन सी ज्योग्राफी से आ रहा है, इंडिया से कितना है, बाहर से कितना है, तो उसे एक बार देख लेते हैं। तो मेनली जो 75.1% बिजनेस है वो अमेरिका से है। इसके अलावा इंडियन में होता है इनका 13.9% बिजनेस और यूरोप में कंपनी का बिजनेस है 11%। तो यहाँ से एक चीज दिखती है कि अमेरिका से बिजनेस डोमिनेट करता है। इसी वजह से आप देखे होंगे कि अमेरिका में जब भी प्रॉब्लम आती है तो वहां से इनका बिजनेस काफी मतलब अफेक्ट हो जाता है और उसमें हम देखेंगे कि शेयर प्राइस भी उससे मूव करना स्टार्ट करता है। जैसे अमेरिका में कंडीशंस इंप्रूव होती हैं, बिजनेसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और मशीन लर्निंग पे पैसा खर्च करते हैं, वहां से अपना मॉडल को एस्टेब्लिश करता है और वहां से अपने आईटी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको धीमे धीमे सेल करता है। तो वहां से करके इनका रिजल्ट अच्छा आता है और उसका इफेक्ट, जैसे अमेरिका में कोई प्रॉब्लम आई तो उसका इफेक्ट हमें शेयर प्राइस पर भी दिखता है, क्योंकि वहां से लोग ये एज्यूम करते हैं कि अमेरिका में प्रॉब्लम है, वहां के बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनीज को भी पैसा नहीं देंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके पास खुद के पास ही पैसा नहीं है तो भाई आगे कैसे देंगे। तो वो चीज रहती है। इसके अलावा कंपनी बिजनेस किस किस चीज में करती है उसको एक बार देख लेते हैं। ओवरव्यू है, एडटेक, हाईटेक, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में अपने सॉफ्टवेयर्स और एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, उसके रिगार्डिंग भी कंपनी अपने सॉफ्टवेयर्स को, सर्विसेज को सेल करती है। और इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जिसमें कंपनी थोड़ा काम करती है। इसके अलावा एयरलाइन हो गया, ऑटोमोटिव हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया। तो यहाँ पर भी बैंक्स वगैरह में सिक्योरिटी के रिगार्डिंग और कुछ ना कुछ, जब आप कोई बैंक की वेबसाइट खोलते हो तो वहां पे आपको कई सारे फीचर्स दिखते हैं, वो सब डिजाइन करने में और उसके पीछे जितना भी आईटी लगता है वो सबको कंपनी काम करती है और सप्लाई करती है। इसके अलावा ई कॉमर्स, एजुकेशन एंड पब्लिशिंग में, पब्लिशिंग से रिगार्डिंग जो मतलब न्यूज चैनल्स होते हैं उनके पीछे एडटेक लगता है, एडटेक बोल रहा हूँ, उसके पीछे सॉफ्टवेयर लगता है और उसके पीछे काफी सारी बड़ी टीम होती है। तो उसको जो न्यूज चैनल्स हैं हम खुद से मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए वो हेल्प लेते हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज की, जो उन्हें कम से कम रेट में अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाए। तो उस फील्ड में भी ये कंपनी काम करती है। इसमें देख लेते हैं जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो है अशोक सूटा जी। जैसा मैंने पास्ट में बताया था एक वीडियो में, अगर आप रेगुलर वॉचर हैं तो आप शायद देखते होंगे कि अशोक सूटा जी के नाम पर ये सब लोगों ने खरीद लिया था। बट एक मजेदार चीज और काफी शॉकिंग चीज भी थी कई लोगों के लिए, मुझे काफी मजा आया था क्योंकि उससे पहले ही मैं सेल करके चुका था, कि जो अशोक सूटा जी हैं वो एक नए आईपीओ की तैयारी में लग गए हैं जिसका नाम था हैप्पीएस्ट हेल्थ। तो हैप्पीएस्ट हेल्थ में जब वो लग गए हैं तो लोगों को ऐसा लगा, इनफैक्ट मुझे भी लगा कि हैप्पीएस्ट माइंड में इतना फोकस नहीं कर पाएंगे। बट ऑब्वियसली जो कंपनी का करंट मैनेजमेंट है, जो वेंकट रमन नारायण करके इनका नाम है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीएफओ हैं, ये काफी स्ट्रांग है, ये काफी प्रॉमिसिंग लगते हैं और डिलीवर भी इन्होंने काफी अच्छा किया है। तो इस वजह से मैं इस कंपनी को इन द लॉन्ग टर्म अच्छा देख रहा था, बट इन द शॉर्ट टर्म मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव था, क्योंकि जो प्राइस है वो काफी ज्यादा हाई था, हाइप बना दी थी अशोक सूटा जी के नाम पे इसको परचेज कर करके। तो वहां से मुझे ऐसा लगता था कि कंसोलिडेट कर सकता है, जो कि अभी भी लगता है। अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं चार्ट की, तो चार्ट में एक चीज समझ में पे आती है कि भाई जिस टाइम पर बूम आया था 18,600 का एकदम से मार्केट हुआ था, जब लॉकडाउन के टाइम पे 8,000 9,000 गिर पड़ा था
उसके बाद से जब 18,600 मार्केट हुआ था उस टाइम पर काफी तेजी से बूम कर गया था। इसका जब आईपीओ आया था तो ऐसा रिटेल लोग ऐसा चढ़ गए थे, जैसा मतलब ऐसा फील हो रहा था जैसे 14 रुपए वाली मैगी क्या 10 रुपए में मिल रही है, 5 रुपए मिल रही है, ऐसे करके वो देख रहे थे। और बहुत एकदम से बाइंग आई, 4-5 गुना 6 गुना शेयर हो गया। बट ऑब्वियसली जो रेवेन्यू है वो इतना स्पीड से नहीं आ रहा था, अभी भी अच्छे स्पीड से आ रहा है लेकिन उतनी स्पीड से नहीं आ रहा है जिस स्पीड से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बढ़ रहा था। तो इसी वजह से, और इसके बीच में जो अमेरिकन मार्केट्स हैं वहां पर कुछ कुछ प्रॉब्लम हुई, उस वजह से कंपनी के शेयर फॉल किया। जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो डिपिक्ट करता है कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में भी चलता है, जहां हम देखते हैं रेवेन्यू का जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो अमेरिका से आता है। तो जब भी अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम होती है उसके बाद कंपनी के पास नेगेटिव जो रिपोर्ट्स हैं वो आने लगती हैं, उसके बाद ही कंपनी का शेयर प्राइस भी डिस्टर्ब होने लगता है। तो वहीं से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का प्राइस 1500 रुपए के आसपास से मैं भी एक बार इसमें फंसा था हाई पर लेने पर, क्योंकि उस टाइम भाई जिस टाइम बुल रन होता है ना, इतनी पॉजिटिविटी फैली होती है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है। तो उस टाइम ही एक चीज आई थी कि भाई कंटिन्यू बढ़े ही जा रहा था, बढ़े ही जा रहा था। जब मैं सेल भी कर रहा था इसको उस टाइम पर मेरे को लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो और बढ़ जाए, बट बढ़ जाए तो बढ़ जाए यार। ओवर प्राइस जब पी हो जाता है, पी बहुत हाई हो गया था, इतना अर्निंग नहीं था जितना पी हो गया था, तो उस टाइम तो मैं सेल कर दिया था। बट अब अगर हम प्राइस देखें तो 920 रुपए के आसपास प्राइस आ गया है 1500 रुपए से। और अभी की अगर बात करें कि करंटली भाई क्यों वीडियो बना रहा हूँ, इस पर क्या ऐसा न्यूज है क्या है, तो एआई से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इनके पास काफी सारे ऑर्डर्स हैं पाइपलाइन पर। मैनेजमेंट इसके रिगार्डिंग ईटी नाउ पे देखें आप, काफी सारे न्यूज चैनल्स पे एक्टिव है और उस पर वो ये गाइडलाइंस दे रहे हैं कि इन फ्यूचर में हमारी पाइपलाइन में जो भी हमारे पास ऑर्डर्स हैं और जो भी कंपनीज हमसे जुड़ी हुई हैं वो काफी अच्छे ऑर्डर्स दे रही हैं। तो इन फ्यूचर हम 20 से 25% का ग्रोथ, 30% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने प्रॉमिस तो नहीं बोला, गाइड किया है कि भाई 20-25% का ग्रोथ आ सकता है। वहीं पर मेरे को थोड़ी इनसे उम्मीद ज्यादा लगती है। तो मुझे लगता है कि यार एआई में जो स्पीड है वो काफी तेज होती है। तो वहां से अगर हम देखते हैं कि अभी जितना प्राइस क्रैश कर गया है उसके बाद अभी भी ऑब्वियसली बहुत सस्ता नहीं है, 57 के पी पर है। बट एआई से रिलेटेड जो ऑर्डर्स इन्हें मिल रहे हैं वहां से हम अगर देखते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉमिसिंग है। और इनका जो मैनेजमेंट है वो अपने प्रोमिसेस को तोड़ता नहीं है। पास्ट में जो शेयर का प्राइस गिरा था वो गिरा था, इंटरनेशनल मार्केट में कुछ इशू चल रहा था अमेरिकन मार्केट में, इस वजह से, प्लस इसका ओवर हाइप कर दिया था, ओवर प्राइस कर दिया था उस वजह से भी। तो दोनों चीज को मिलके काफी अच्छा प्राइस आ गया है अभी। तो इस टाइम अगर आप लॉन्ग टर्म देखते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5-6 साल। अगर आप साल 2 साल का व्यू रखते हैं तो मेरे हिसाब से अभी अंडर परफॉर्म भी कर सकता है, क्योंकि कंपनी का जो पी है वो इतना हो चुका है कि अगर रिजल्ट जैसा आना चाहिए वैसा आया भी, उसके बाद भी कंपनी 50-57 का पी है, 60 से 120 का पी तो वापस बन सकता है, लेकिन वो वहां पर रहेगा नहीं, वहां से गिरने के चांसेस भी हैं। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि यार साल 2 साल के लिए कंसोलिडेट कर सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लार्ज कैप में फंसने से बच रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक अच्छी कंपनी है जहां पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मुझे काफी अच्छी लगती है। इसके अलावा कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 16% है, थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, 1-2 क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो वहां पर ये इसको कवर कर लेगा। वहीं कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 29% के आसपास है। सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा लगता है। जब सेल्स ग्रोथ बढ़ता है कंपनी का, बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, तो कंपनी बाकी कंपनीज से मार्केट शेयर छीन रही होती है। तो जिस टाइम सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है उस टाइम प्रॉफिट ग्रोथ उतना नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम सेल्स बढ़ाते हैं उस टाइम पर क्या होता है, हम अपने प्रॉफिट्स का पैसा यूज करते हैं कंपनी की मार्केटिंग के लिए और नए नए इनोवेशंस के लिए, जिसमें पैसा लगता है। तो प्रॉफिट ग्रोथ को कुछ हद तक नजरअंदाज कर सकते हैं जब सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है, क्योंकि कंपनी मार्केट शेयर छीन रही है। बाकी कंपनियों के हिस्से का अगर बिजनेस छीन लेगी तो इन फ्यूचर काफी बड़ा बिजनेस आ जाएगा हाथ में, और उस टाइम पर जब बाकी कंपनियां बाहर हो जाएंगी उस टाइम प्रॉफिट बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा कंपेयर टू दिस टाइम जहां पर बहुत सारी कंपनीज एंटर हो रही हैं। इसके अलावा आरओई दिखता है 29% के आसपास। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आरओई है, सस्टेन करेगा या नहीं करेगा आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यहाँ से देखने पर ऐसा लगता है कि भाई 29 का आरओई भले ही सस्टेन ना करे, लेकिन 20 से अगर ऊपर रहा तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी बन सकती है। ऑर्गेनिक ग्रोथ रहेगा, इक्विटी डाइल्यूट करना है, डेट रेस करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी से अपने आप से ही नेचुरली इनका ग्रोथ उस टाइप का रहेगा। कंपनी के पास उतना पैसा रहेगा कि हम ग्रो कर पाए। इसके अलावा 1-2 पॉइंट मेरे को और थे याद, मैं बताता हूँ उस बारे में। कंपनी एक्विजिशंस में भी ध्यान दे रही है, जैसे कुछ कुछ नए जो ब्रांड्स हैं जो रिलेटेड हैं, जो ये काम करते हैं और इन्हें लगता है कि यार इनको अगर एक्वायर कर लें तो यहाँ से बिजनेस बन सकता है,
तो उन्होंने न्यूज़ चैनल्स पे अगर आप इंटरव्यू को देखेंगे तो आप शायद डायरेक्टली उनकी बातें ना समझ पाएं, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं। बट मैं आपको एक ईजी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि वो कुछ कुछ कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं। एक्वायर को जनरली अनहेल्दी माना जाता है, बट इसमें एक कंडीशन है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी कंपनी एक्वायर करती है नई कंपनी को और उसका खुद का एग्जिस्टिंग बिजनेस ठप पड़ा है, तब तो भाई बेकार है। प्रमोटर्स वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो किसी की चलती हुई गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसे देखें। बट अगर कंपनी खुद अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके बाद वो ऐसा देख रही है कि हम किसी और कंपनी को ले लेते हैं, उससे हमारा बिजनेस थोड़ा इंप्रूव हो सकता है, तो वो मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि अगर वो उसको एक्वायर नहीं करेगी तो आगे चल के वो उसका कॉम्पिटिशन बन सकता है, और उसको एक्वायर करने के बाद वो उसके स्किल सेट को अपने कंपनी में अगर मर्ज करती है तो उसको स्केल करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। पसीना है भाई, पंखा बंद रखता हूँ ताकि नॉइज़ ना आए, पास्ट वीडियोस में कुछ नॉइज़ था तो भाई चलो मैं बियर करूँगा थोड़ा। तो इसके अलावा अगर हम देखें कि प्राइस यार इतना क्यों गिर गया, ये इतनी अच्छी कंपनी है तो इतना क्यों गिर गया, तो यार आप अगर ओवरऑल देखेंगे अभी इस एक हफ्ते के मार्केट को, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगी कि यार स्मॉल कैप और मिड कैप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जिस तरह से कुछ टाइम पहले परफॉर्म किए थे, क्योंकि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ही परफॉर्म कर दिए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब तक अगले क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आ जाता ना, तो जब तक थोड़ा सा ठंडक बनी रहेगी। और अभी जिस टाइप का पी एक्सपेंशन हो गया है उसमें 12 का पी हो गया है, 18 का, 20 का, और जो 15 का पी हो गया वो हो गया 25 का, 35 का, तो वो पी पर अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, क्योंकि एक ही क्वार्टर आया है। पहला क्वार्टर मोस्टली सारी कंपनीज का अच्छा गया है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मेरे पास तो एटलीस्ट जो कंपनीज थी, ये हैप्पीएस्ट माइंड भी हो गया और काफ़ी सारी और कंपनीज भी हो गई, उनमें अच्छा गया है। बट अभी इसमें एकदम से जब पी एक्सपेंशन हो गया है तो रिटेलर्स जो होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, और बाकी जो भी लोग हैं उनको भी 2-3 क्वार्टर देखने का मन होता है ताकि लॉन्ग टर्म एक व्यू बन पाए। तो वहां पे अगर हम देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 1-2 क्वार्टर जैसे और निकलेंगे, उसके बाद ये पी पक्का होगा। और इसके साथ ही अगर कंपनी की अर्निंग्स वापस से बढ़ती हैं अपकमिंग क्वार्टर्स में, तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो पी एक्सपेंशन होगा, और पी जो बन गया है वो टूटेगा नहीं। क्योंकि आप एक चीज को समझो, अगर प्रमोटर किसी बात का प्रॉमिस कर रहे हैं और वो उसको वापस से अचीव करते हैं जो उन्होंने बोला था, तो हम रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा आ जाता है कि हाँ भाई ये जो बंदा काम बोलता है वो करता है। इसके अलावा अचीव करने के बाद जब वो उसका ईपीएस ग्रोथ आएगा, तो ईपीएस का फॉर्मूला इस टाइप का है कि वो पी एक्सपेंशन किए बिना भी शेयर का प्राइस बढ़ा सकता है, तो वहां से शेयर का प्राइस बढ़ेगा। और दूसरा जो एक्सपेंडेड पी है वो भी थोड़ा सा वहां पर रुकेगा, वो ऐसा क्रैश नहीं करेगा, क्योंकि जैसा कंपनी ने बोला वैसा किया। तो मुझे ऐसा लगता है 1-2 क्वार्टर हमें भी और रुकना चाहिए, और प्राइस फ्लक्चुएशन थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा, क्योंकि यार पेन तो एक्चुअली होता ही है, लाखों रुपए ऊपर नीचे अगर होता है, जो पैसा बन गया वो साफ हो रहा है, बट उसके पीछे जल्दबाजी में अगर बेच देंगे तो लॉन्ग टर्म में अगर वो शेयर 8 गुना 10 गुना होने वाला है, तो वहां से अगर हम 10-20% ऊपर नीचे करेंगे ना, तो वो शायद चीज़ मिस हो जाए। इसके अलावा थोड़ा ऑफ टॉपिक डिस्कशन करते हैं। तो भाई दिल्ली से मैं वापस आगरा आ गया हूँ, तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है जब तबीयत खराब हो जाती है और काफ़ी अजीब सा माहौल हो जाता है। तो धीमे धीमे चीज़ें रूटीन पे आना शुरू कर रही हैं, मैं वापस से एनालिसिस कर पा रहा हूँ भाई कुछ कुछ कंपनीज का। एक अगर आप इक्विटी के रिगार्डिंग वीडियो देख रहे थे तो वीडियो खत्म हो गया है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बट ऑफ टॉपिक हम थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं कुछ कुछ कंपनीज नहीं देखना शुरू किया। वापस से अगर पोर्टफोलियो को देखें तो उथल पुथल थोड़ी सी ज़्यादा है। जो स्मॉल कैप हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा ही भाई डांस कर रहे हैं। जो पैसा बनता है भाई 1-2 दिन में, वो अगले 2 दिन में वापस हो जाता है। तो यहाँ से देखने को यही लग रहा है यार दिमाग खराब होगा, देखने से कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा अगर आप अगर वेट करते हैं कि यार अगले 1-2 क्वार्टर में अगर अर्निंग्स कुछ अच्छी आई तो ये चीज़ सस्टेन करेगी, और अगर नहीं आएंगी तो भाई बेच बाच के आगे बढ़ेंगे। तो वैसा करके देख रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा भाई इमोशन साथ में चलता है आपके पोर्टफोलियो के, जिसमें अगर आप देखेंगे कि यार लॉस हो गया तो मैं बेच दूं, तो यार एफडी तो नहीं है कि इस तरह से चलेगा। सॉरी शायद नॉइज आया हुआ उसका। तो एफडी तो नहीं है कि उस तरह से चलेगा कि पॉइंट टू पॉइंट आपको प्रॉफिट ही होगा। आपको 2-3 क्वार्टर अगर खराब निकलते हैं तो उसके बाद आप बेचें, लेकिन 1 क्वार्टर के बाद पी एक्सपेंशन हुआ है और वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो भाई वो तो मार्केट मूवमेंट है, वो तो थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा। और आप जितना छोटी कंपनी में जाएंगे उतना आपको रिजल्ट की अपॉर्चुनिटी बड़ी मिलेगी और फ्लक्चुएशन भी बड़ा मिलेगा। आपका 1 करोड़ रुपए 80 लाख रुपए रह सकता है, तो 20 लाख रुपए आपका साफ हो गया, देखने में ऐसा लगता है। बट जब आप स्मॉल कैप में काम करते हैं तो भाई ऐसे ही होता है, आपका करोड़ का 10 करोड़ जब बनेगा, जो आप उसको 50 लाख करवाने के लिए भी रेडी हैं। आप चाहें कि भाई वो 1 करोड़ का 99 लाख भी ना हो और मेरा 10 करोड़ बन जाए, तो भाई ऐसे बनता नहीं है। ऐसे अगर आपको करना है तो आप पैसा एफडी में रखें, स्टॉक्स में ना रखें।
स्टॉक्स में फ्लक्चुएशन चलता है उसको थोड़ा सा बियर करें। बाकी आपका कुछ क्वेश्चन हो या फिर आप चाहते हैं मैं किसी और स्टॉक पर बात करूं या फिर उसके फंडामेंटल्स को देखूं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपने किसी फ्रेंड को सेंड कर सकते हैं इस वीडियो को, शायद उनकी कुछ हेल्प हो जाए। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।